अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज हमारे पास माशाल्लाह ज़राअत के ऑफिसर आप जानते हैं अल्ताफ़ साहब भी है, और आज ख़ास मेहमान हमारे पास आए हुए हैं जनाब वसीम हाशमी साहब, एग्रीकल्चरिस्ट है। इनसे गपशप लगाते हैं। जी हाशमी साहब, क्या हाल है? तबीयत से कैसे, कैसा लगा जी आपको हमारा गांव? आपका गांव भी अच्छा है माशाल्लाह, ज़मीनें भी अच्छी हैं, क्रॉप भी अच्छी पड़ी है। और और थोड़ा सा इशू इस ज़मीन में मैं जो देख ये रहा देख हूँ, लीजिए। हाँ, तो ये वाइट वो पाउडर मैं देखें। हाँ। आप दोस्तों को भी और सुनने वाले दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये लाइट साल्कलाइन है इसमें, जिसको हम शोर भी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो इसका मेन हल तो ये होता है कि आप नामियाती मादा पूरा करें। क्रॉप्स की जो बाकियात हैं, जैसे इसमें अभी मकई के जड़ें खड़ी हैं, ये ऐसे ऐसा डिकम्पोज होती हैं और ज़मीन के टेक्सचर का हिस्सा बनती हैं। तो फौरी तौर पे आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। 20 kg 40 kg तक रिकमेंड है। ठीक है। आप खड़ी क्रॉप में और आप बिजाई के टाइम आप डाल सकते हैं। तो अभी जो भी नेक्स्ट क्रॉप करें आप, उसमें आप फ्लडिंग में 20 kg सल्फ्यूरिक एसिड दें। सल्फ़र भी 80% वाटर सॉल्वेबल आता है, WDG, वो आप डाल सकते हैं। और बेंटोनाइट भी आता है, वो भी डाल सकते हैं। और फार्म कैटल मन्योर गोबर जो है वो भी डाल सकते हैं, जिप्सम भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंस्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो उसी वक्त ज़मीन में अपना तामुल करेगा, अल्कलाइन को रिमूव भी करेगा, रिड्यूस भी करेगा। ठीक है हाशमी साहब, ये बताइएगा क्या ये वेरी करता है फसल टू फसल, क्योंकि हम क्या काश्त करने लगे हैं, या क्या रिकमेंडेशन क्या है, किस तरह डालते हैं? हर क्रॉप में आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़मीनों में मैं भाई को बता रहा था कि अगर आप, क्योंकि ये सारी रिजेस वाली क्रॉप है, ज़मीन में प्रॉब्लम नहीं भी हो ना, रिजेस वाली क्रॉप में ये इशू आता है, क्योंकि रिज ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो एक फ्लैट क्रॉप आ जाए, जैसे गंदम आ गई है इनकी, ये सरसों सामने खड़ा है, ये आ गया है, तो उसमें पानी जो है ना सारा ज़मीन में घूम जाता है, नहरी पानी। तो सेकेंडली ये है कि सबसे बेहतर ये है कि आप इसमें राइस की क्रॉप करें। ठीक है। कम से कम आप कांस्टेंट नहीं कर सकते, तो आप 2 साल बाद एक दफ़ा कर लें। उसकी वजह मेरे ख्याल ये है कि अपना पानी ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा पानी होता खड़ा है। होगा, ठीक है, ज़मीन सारी एक जैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और इसकी जो ईसी है ना, असल तो ये जो है, ये ईसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना जी ज़मीन जी को, जिसमें गर्माइश भी बोलते हैं, जी उसकी वजह से ये हो रहा है। और ये जो रिजेस वाली क्रॉप मुसलसल आ रही है ना, उसकी जी। वजह से ये हो रहा अच्छा, इसमें कि आपने पीएच की बात की अभी है। जी कि हाई पीएच है। जी। अब क्योंकि हम तो खाते भी मजबूरी है, डीएपी करते हैं, उनकी भी पीएच आती है। क्या डीएपी का भी रोल है ज़मीन ख़राब करने में? ये जी बिल्कुल, देखें इसकी भी पीएच हाई, डीएपी की भी 8.5, ये भी तकरीबन 8.5-9 पे खड़ी है, अंदाज़ा एक, ठीक तो है। क्या रिकमेंड करते हैं तो हाई पीएच में? कौन इसमें सी आप तेज़ाबी खाते हैं, जैसे नाइट्रोफास है, एक इम्पोर्टेड एमएपी आती है, अभी एंग्रो भी दे रहा है जोरावर के नाम 50 से जोरावर के नाम से। तो लो पीएच वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, तेज़ाबी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। और ह्यूमिक एसिड वगैरह। यूरिया की जगह आप अमोनियम सल्फेट, जो कि अवेलेबल फार्म में है, और सल्फ़र भी है उसमें मौजूद, केन गवारा या केन कमारा है, उसमें भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिप्सम भी आपको मिलती है, वो बेहतर है। अमोनियम और नाइट्रेट दोनों अवेलेबल फार्म है। हम जो डायरेक्ट यूरिया डाल रहे होते हैं, वो अवेलेबल फार्म में नहीं होता। वो ज़मीन में अपना तामुल करके 3 दिन या 2.5 दिन के अंदर नाइट्रेट या अमोनियम में कन्वर्ट होता है। इसके बाद पौधा अपटेक करता है उसको। और वो कहाँ तक, कितने दिन तक 8-10 दिन बस उसके बाद फिर उसने खत्म? वेजिटेटिव ग्रोथ देनी है, उसने फिर चला हमें नई जाना है। एप्लीकेशन की जरूरत पड़ जाएगी उसकी। तो इसी तरह मैं आपको गाड़ी में भी बता रहा था कि फास्फोरस जिस भी फार्म में हो, तो वो जस्ट लाइक एक माँ का दूध है। जैसे भी कोई जानदार पैदा होता है, तो माँ का दूध स्टार्ट में लेता है। फास्फोरस जो है, वो जो मेन जड़ है, उसकी खुराक है, और ये आपकी बेस की खाद है। और पौधा जर्मिनेट होते निकलते ही ना फास्फोरस अपटेक करे, और उसकी जो मेन जड़ है वो लंबी और मजबूत हो। पोटाश जो है, और ये 4-6 महीने तक अवेलेबल फार्म में होती है ज़मीन में। पोटाश जो है, उसमें हमारी जो ये ज़मीनें हैं, SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। तो ये ज़मीन जो अपने पौधे के सेकेंडरी रूट्स होते हैं ना, जी जी। छोटे छोटे बाल होते जो हैं, बाद में उनको लंबा और डेवलप करता है, और टू मच करता है। वो पूरे पौधे की उसके ब्रांचेस की, उसके पत्तों की, लीव्स की, और उसकी फ्रूट की सप्लाई चेन है, वो बराबर उसको सप्लाई देगा। पोटाश इसलिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जस्ट लाइक जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और जैसे आप फरमा रहे थे कि आपकी बहुत अच्छी ज़मीनें हैं, आपने एक यूरिया दी है,
चलें आपको एक यूरिया से रिज़ल्ट मिलता है नॉट बेटर, लेकिन आप साथ 1-2 फोलियर इस्तेमाल करें जिसमें NPK 20-20 आते हैं अच्छे। पोटाश आजकल अच्छी कंपनियों की आ रही है फोलियर के लिए, अमीनो एसिड्स वगैरह आ रहे हैं, ताकि जो खुराक साजी आप नीचे से पूरी नहीं कर रहे या कम है तो ऊपर से पूरी। चलें बाकी गंदम में करते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। मेरे किसान भाइयों, तुसां वसीम हाशमी साहब की गल्लें सुने हो सन, बड़ी इन्फॉर्मेशन ते बड़ी मालूमाती उन्होंने डिटेल विच तक दसे जेह्ड़ी ज़मीन में शोर होवे, कलराटी ज़मीन होवे, उनका क्या तरीक़ाकार है। एक तो उन्हें दसे कि इहो जी ज़मीन में फसलां चेंज करो, खसूसन तुसां चावल दी उंदे काश्त लाजमी करो। जितनी देर में पानी ज़्यादा खड़ा थी सी उतना तो को फ़ायदा है, ज़मीन ठंडी थी सी। दूजा जितनी भी तुस फसलां काश्त करेंदे वे उंदे जेह्ड़े बाकियात होने, जिमें हुण मकई काश्त कीती उंदे तलू वाला हिस्सा पोर्शन खड़े ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਸ਼ੋਰ को ख़त्म करे सी। बाकी नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जितनी मिकदार ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। उम्मीद है तो आपको सारी वीडियो पसंद आई हो। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।